अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो। आज के इस वीडियो में अ, हम GIC1 का जो सिनेरियो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम एग्ज़ाम के बाद सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स या ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फिर क्लोजिंग इंटरव्यू में मसला होता है, क्योंकि जब तक आपको सिनेरियो का पता नहीं होगा तो सही तरीके से फिर आप अपने पेपर को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और फिर आपको इंटरव्यू देने में मुश्किलात होती, यानी कि इंटरव्यू फिर आपका सही नहीं जाता, क्योंकि आप सबको पता है कि इंटरव्यू एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस निबोश आईजीसी कोर्स का। अच्छा, जैसे कि आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली 4 और 5 को हमारा GIC1 का पेपर हुआ है और जो रीसेट स्टूडेंट है उसको स्टिल IG1 ही कहेंगे, क्योंकि अभी जो फ्रेश स्टूडेंट जिनका पेपर अभी हुआ है मार्च में, तो उसका हम GIC1 कंसीडर करेंगे। इसके हवाले से हमने पहली भी वीडियोस में ज़िक्र किया हुआ है कि निबोश का जो पैटर्न है वो मार्च से ऑनवर्ड जो है ना वो चेंज हुआ है। अच्छा, इसमें हम समझेंगे, मैंने इसमें आपको विजुअल्स के ज़रिए समझाना होगा कि ताकि आपको पता चले कि इस सिनेरियो में क्या था और किस तरह हम इसको समझ सकते हैं। इस दफ़ा जो सिनेरियो था वो बहुत ही आसान था, तो इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान है। अच्छा, तो ये जो सिनेरियो था ये एक शॉप या एक स्टोर के हवाले से था, इसमें मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ को हमने देखा और इसमें जो एक्सीडेंट हुआ वो हमने देखा। अच्छा, इस शॉप का नाम क्विक शॉप है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को हम क्विक शॉप कहेंगे। इसको लेके हम आगे सिनेरियो को समझेंगे। अच्छा, शॉर्ट, Quick Shop is a small, independently owned convenience store situated in a busy residential area। यानी कि एक शॉप है जिसका नाम क्विक शॉप है। ये इंडिपेंडेंटली ओन करता है। ये इंडिपेंडेंटली ओन का मतलब होता है कि यानी कि एक बंदा या एक पर्सन जो एक एम्प्लॉयर इसे ओन करता है इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसका वो खुद मुख्तार है, जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में है। रेजिडेंशियल एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, ये तो सबको पता है। यानी कि एक मार्केट के अंदर एक शॉप है जिसका नाम है क्विक शॉप। ये शॉप जो है ना ये 1995 यानी कि 1995 में इस्टेब्लिश हुआ है। इट ओरिजिनली ऑफर आ लिमिटेड सिलेक्शन ऑफ एवरीडे एसेंशियल, यानी मतलब इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलते हैं जो कि मतलब रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात होती है। टुडे द स्टोर स्टॉक अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि आज, यानी कि ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ है। आज के दिन ये जो स्टोर है ये मुख्तलिफ़ वैरायटी यानी मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके पास, जिसमें सिगरेट्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, स्टोर कबर्ड, एसेंशियल्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स, यानी कि ये मुख्तलिफ़ चीज़ें रखते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ना वो बेचते हैं, जिसमें सिगरेट्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, स्टोर कबर्ड, एसेंशियल्स एंड हाउस होल्ड आइटम। हाउस होल्ड आइटम जो कि हमें डेली बेसिस पर जिनकी हमें ज़रूरत होती है या एक आम घर को या एक आम बंदे को ज़रूरत होती है। देयर इज़ आल्सो अ एक्सटेंसिव रेंज ऑफ फ्रेश ग्रोसरीज डिलीवर टू द स्टोर डेली, यानी कि यहाँ पे एक यानी कि डेली रोज़ाना के तौर पर यहाँ स्टोर में मुख्तलिफ़ फ्रेश ग्रोसरीज भी डिलीवर होती है, जैसे कि ड्राइवर्स लोग वगैरह या मुख्तलिफ़ जो कंपनीज़ होती है ना ये डिलीवर करती है उनको। आपने अपने लाइफ में भी देखा होगा कि जितनी भी स्टोर्स होते हैं, इवन के छोटे छोटे स्टोर्स भी होते हैं ना, तो उनको भी मुख्तलिफ जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो सामान बेचते हैं अपनी कंपनी की तरफ से। सही है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास एक पिक्चर भी आ जाती है जिसके ऊपर वो लिखा हुआ है क्विक शॉप। सही है, ये इस तरह का एक शॉप है जिसको क्विक शॉप कहते हैं। इसका नाम क्विक शॉप है। ये मुख्तलिफ इस तरह की आइटम्स रखती है और बेचती है।
सही है। द स्टोर इज़ ओपन एवरी डे फ्रॉम 7 to 10 PM, यानी कि ये सुबह 7 से स्टोर ओपन होती है और रात के 10 बजे तक। इट हैज़ अ नैरो aisles that run between high shelves that are stacked with the products and has tiled flooring, यानी कि ये जो शॉप है क्विक स्टोर शॉप, ये 7 बजे ओपन होती है मॉर्निंग में और रात के 10 बजे तक, यानी कि रात को 10 बजे क्लोज होती है। नैरो आइल्स का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देखें, ये जो है सही है, ये नैरो यानी कि तंग जो रास्ते होते हैं ना, ये आइल्स होते हैं, ये इसको कहते हैं कि इट हैज़ अ नैरो आइल्स, यानी यहाँ पे ये इस तरह की जो आइल्स है ना, ये दैट रन बिटवीन हाई शेल्फ दैट और स्टैक विद द प्रोडक्ट्स, यानी कि ये शेल्फ है जहाँ पे ये सामान रखा हुआ है, सही है, ये शेल्फ है। एंड हैज़ टाइल फ्लोरिंग, यानी कि इनकी जो फ्लोरिंग है, जो फर्श है ना, वो टाइल से बनी हुई है। अभी ये क्यों लिखा हुआ है टाइल से बनी हुई है, इसी से हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे स्लिप का जो हैज़र्ड होना है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि इसमें बाद में हम देखेंगे भी कि इसमें जो एक्सीडेंट हुआ था वो क्यों हुआ था। अच्छा, अभी हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं ना इस स्टोर की। द स्टोर एंट्रेंस इज़ equipped with a small accessibility ramp to accommodate wheelchair user and those with other mobility needs, यानी कि ये जो स्टोर है इसका जो एंट्रेंस है, यहाँ पे एक असेंबली रैंप लगा हुआ है, यानी सॉरी एक्सेसिबिलिटी रैंप है, जो कि अकोमोडेट करता है या जो कि यूज़ करता है, कौन यूज़ करता है, व्हील चेयर यूज़र, और वो लोग भी यूज़ यानी कि मतलब किसी और मकसद के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर कोई सामान हो जो कि एक मोबाइलिटी नीड्स का क्या मतलब है कि यानी कि मुख्तलिफ़ स्टोर में आप देखते हैं मुख्तलिफ़ सामान किसी ट्रॉलीज़ वगैरह के थ्रू जब लेकर आते हैं, तो इन मकासद के लिए भी ये रास्ता यूज़ होता है, जिसको हम यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेसिबिलिटी रैंप। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं, सही है, ये रैंप है, यानी कि यहाँ से व्हीलचेयर यूज़र्स भी गुजर सकते हैं, और साथ में मतलब और कोई अगर सामान लेकर आना हो जो कि ट्रॉलीज या रेड़े वगैरह के थ्रू जब लेकर आना होता है ना, यानी कि जिसके पहिए होते हैं, जिसके टायर्स होते हैं, इस तरह चीज़ों से अगर सामान कैरी करना हो तो उसके लिए ये रास्ता यूज़ होता है, सही है। द स्टोर आल्सो हैज़ अ स्टॉक रूम, अ स्मॉल रेस्ट एरिया एंड वेलफेयर फैसिलिटीज़, ऑल लोकेटेड ऑन अ सिंगल लेवल, यानी कि ये जो स्टोर है क्विक स्टोर, यहाँ पे एक स्टॉक रूम है जहाँ पे सामान को स्टॉक किया जाता है। अ स्मॉल रेस्ट एरिया, यहाँ पे एक एरिया है, मतलब रेस्ट एरिया जहाँ पे वर्कर जो है ना वो रेस्ट करते हैं, या आपने ख़ुद भी देखा होगा कि मुख्तलिफ़ जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है या इस तरह की जो मार्केट्स होती है या शॉप्स होती है या मार्ट होते हैं ना, उसमें 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ लोग क्या करते हैं, जॉब को रोटेट करते हैं, जैसे कि 12 घंटे एक शिफ्ट चलती है, दूसरे 12 घंटे फिर दूसरी शिफ्ट चलती है। और इस शॉप में एक वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी है, यानी वेलफेयर फैसिलिटीज़ की जहाँ पे लोग खाना खाते हैं और जहाँ पे लोग सोते हैं या जहाँ पे लोग नहाते हैं, इसको वेलफेयर फैसिलिटीज़ कहते हैं, जो कि लोकेटेड है एक ही सिंगल लेवल का मतलब है कि एक ही फ्लोर पर ये सारी चीज़ें जो है ना, स्टॉक रूम भी वहाँ पे है, स्मॉल रेस्ट एरिया भी वहाँ पे बना हुआ है, और जो वेलफेयर फैसिलिटीज़ है वो भी यानी कि एक ही फ्लोर पर है, सही है। तो ये दोनों पिक्चर जो है ना, ये इस पैराग्राफ के हवाले से है जहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो ओपन होता है ना 7 to 22 का मतलब 10 बजे होता है ना, 10 PM, सही है। और यहाँ पे ये जो एरिया है ना, यानी कि रैंप एक्सेसिबिलिटी एरिया, जहाँ से व्हील चेयर यूज़र, यानी व्हील चेयर यूज़र्स कौन होते हैं, यहाँ पे कस्टमर भी हो सकते हैं, वर्कर्स भी हो सकते हैं, सही है। ये जो डिसेबल वर्कर होते हैं, यानी कि जिनके पाँव काम नहीं करते, जो व्हील चेयर यूज़ करते हैं, डिसेबल, जिसको हम वल्नरेबल ग्रुप भी कहते हैं अपने सेफ्टी ज़ुबान में, सही है। अच्छा, अब द टीम एट क्विक शॉप इंक्लूड्स, यहाँ पे अब जो मतलब इस शॉप में जो लोग काम कर रहे हैं ना, उस टीम को हम देखते हैं। द टीम एट क्विक शॉप इंक्लूड्स अ स्टोर मैनेजर, यानी कि इसमें एक स्टोर मैनेजर है, अ सुपरवाइज़र, एक सुपरवाइज़र है, 10 फुल टाइम वर्कर्स वर्किंग ऑन अ रोटेटिंग शिफ्ट पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे जो 10 फुल टाइम वर्कर है जो कि शिफ्ट पर काम करते हैं, रोटेटिंग शिफ्ट पर। रोटेटिंग शिफ्ट का मतलब यही होता है कि ये बार बार अपनी ड्यूटीज़ चेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि एग्जांपल के तौर पर 5 घंटे एक स्टॉप ड्यूटी करती है, तो फिर 5 घंटे बाद दोबारा दूसरी स्टॉप आ जाती है। इस तरह ये अपने मतलब अपनी शिफ्ट को रोटेट करते हैं,
ताकि वो रेस्ट भी कर सके और जो काम है वो भी ना रुके। एंड 4 पार्ट टाइम वर्कर्स हु वर्क एक्सक्लूसिवली एट अ वीकेंड। अच्छा, यहाँ पे पार्ट टाइम जो वर्कर्स है वो 4 है, जो कि मेनली काम करते हैं वीकेंड्स पे। अच्छा, वीकेंड्स पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये क्यों पार्ट टाइम वर्कर्स को जो है ना वो हायर करती है, क्योंकि वीकेंड पे रश ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा सामान खरीदते हैं, तो इस वजह से वीकेंड पे ये जो क्विक शॉप है ना ये 4 यानी कि फोर टाइम वर्कर्स यानी पार्ट टाइम वर्कर्स को भी, यानी यहाँ पे 4 जो है ना वो पार्ट टाइम वर्कर्स है जो कि वीकेंड्स पे काम करती है। सही है। अच्छा, पार्ट टाइम वर्कर्स वो वर्कर्स होते हैं, ये मैंने पहले वीडियोज़ में भी जिक्र किया हुआ है कि जो स्टार्ट में यानी कि मतलब कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कोई जो कि जस्ट उनके मतलब उनके लिए एक पार्ट टाइम जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, जो पार्ट टाइम काम करके वो अर्न करते हैं, यानी कि वो फुल टाइम अवेलेबल नहीं होते। सही है। वन ऑफ द फुल टाइम वर्कर, वर्कर ए। अच्छा, इसमें जो वर्कर ए है जो कि फुल टाइम वर्कर है उस 10 में से ही है, जो ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कस किए ना कि एक शॉप में 10 वर्कर्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट वर्कर है, और इसमें एक वर्कर जो फुल टाइम वर्कर है जिसको हम वर्कर ए का नाम देते हैं, इज़ अ व्हील चेयर यूज़र एंड हैज़ वर्क एट क्विक शॉप फॉर 10 ईयर। यानी इन वर्कर्स में एक वर्कर है जिसको वर्कर ए का नाम दिया हुआ है जो कि व्हील चेयर यूज़र है। व्हील चेयर यूज़र का मतलब होता है कि ये डिसेबल वर्कर है, और ये जो वर्कर है ये 10 साल से इस शॉप में काम कर रहा है, यानी इसकी जो एक्सपीरियंस है इस शॉप में वो 10 ईयर्स है। एडिशनली अ क्लीनर अराइव डेली एट 6 AM टू क्लीन द स्टोर बिफोर इट ओपन। यानी कि यहाँ पे एक क्लीनर भी आता है जो कि स्टोर ओपन करने से पहले ही आता है और सारी सफाई कर देता है। यानी कि 6 बजे उनकी टाइमिंग है अराइव टाइम, और वो 6 बजे आता है, सफाई करके फिर चला जाता है, यानी कि शॉप को ओपन करने से पहले वो आ जाता है और सफाई करके फिर शॉप ओपन होती है। द SM ओवरसीज डिलीवरीज, कस्टमर सर्विसेज एंड जनरल स्टोर मेंटेनेंस। यानी यहाँ पे जो SM है यानी कि जो स्टोर मैनेजर है वो डिलीवरीज़ को भी देखता है, यानी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बता रहा है कि SM की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कि वो डिलीवरीज़ को देखता है, कस्टमर सर्विस को देखता है और जनरल स्टोर मेंटेनेंस को भी देखता है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? SM की। लेकिन जब SM नहीं होता, व्हेन द SM इज़ अनअवेलेबल द सुपरवाइजर टेक्स ऑन दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि जिस टाइम SM जो स्टोर मैनेजर है जब वो अवेलेबल नहीं होता तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर किसकी होती है? सुपरवाइज़र की होती है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि इसमें स्टोर मैनेजर है, सुपरवाइज़र है। ओके, यहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हमने इस पिक्चर्स को बनाया है जिसमें इसको ये जो है ना ये व्हील चेयर यूज़र है, यानी कि वर्कर ए ये है। आपको विजुअल से सही अंदाज़ा हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसको यानी कि ये 6 बजे आता है, सही है, जो एक क्लीनर है वहाँ, ये वर्कर ए है, ये सुपरवाइज़र है और ये मैनेजर है, बाकी ये जो वर्कर्स है जो काम करते हैं इसको एक स्टोर में, यानी हमने विजुअल्स के ज़रिए आपको समझाया है। ये एक मतलब स्टोरी टाइप होती है ना, इसको अगर आप इस तरीके से समझेंगे तो आपको मसला नहीं होगा कि मतलब जब भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा क्लोजिंग इंटरव्यू तो आप उसको बता सकते हैं कि मैंने उसमें सिनेरियो में ये देखा तो तभी मैंने ये आंसर लिखा है। उसके लिए हम एक अलग से अपनी वीडियो बनाएंगे, क्या कहते हैं, क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से। लेकिन पहले आपको सिनेरियो का समझाना लाजमी है, क्योंकि जब तक आप सिनेरियो को नहीं सही तरीके से समझेंगे तब आप वो इंटरव्यू को सही तरीके से फिर नहीं प्रिपेयर कर सकते। अच्छा, अब हम देखते हैं इंसिडेंट कैसे हुआ है इस कंपनी में, यानी कि इस क्विक शॉप में इंसिडेंट कैसे हुआ है। क्विक शॉप डिलीवरीज आर प्रोवाइडेड बाय अ रेगुलर डिलीवरी ड्राइवर हु इज़ नोन टू ऑल ऑफ द स्टोर वर्कर्स। यानी कि इस स्टोर में, इस क्विक शॉप में जो डिलीवरीज प्रोवाइड करते हैं रेगुलर डिलीवरी ड्राइवर करते हैं, यानी कि मतलब रेगुलरली इस ऑर्गेनाइजेशन में या इस शॉप में वो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं, और ये ड्राइवर जो है ना वो मतलब इज़ नोन टू ऑल ऑफ द, यानी कि सारे जो वर्कर्स हैं वो उनको पहचानते हैं, यानी उनके साथ जान पहचान है। इट इज़ 9:15 ऑन द मंडे मॉर्निंग एंड द डिफरेंट डिलीवरी ड्राइवर्स अराइव्स। यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे ना 19:15 यानी कि 9:15 पे मॉर्निंग, सही है। अच्छा, इन चीज़ों से ये छोटी छोटी चीज़ों से आपको ये अंदाज़ा होता है ना, ये 15 मिनट जो है ना ये अभी आगे हमें पता चल जाएगा कि इसका 9:15 ही क्यों लिखा है सिनेरियो में।
यानी कि 15 मिनट ये जो ड्राइवर्स है ना ये लेट पहुँचे हैं। और ये एक मतलब मेन रीज़न हो सकती है जिसको हम रूट कॉज भी कहते हैं एक्सीडेंट का, ये वो है। सही है। इट इज़ 9:15 AM ऑन मंडे मॉर्निंग एंड ये यहाँ पे AM नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन ये यूके की अगर आप टाइम स्टैंडर्ड देखेंगे ना तो वो इस तरह करते हैं कि जैसे कि अब 12 बज जाते हैं ना, उसके बाद 1 बजते हैं तो फिर वो 13 लिखते हैं। इनका तो आपको पता होगा ना कि मतलब टाइमिंग जो पैटर्न होती है ना, GST या EMT वगैरह की जो। सही है। अच्छा, इट इज़ 9:15 ऑन मंडे मॉर्निंग एंड डिफरेंट डिलीवरी ड्राइवर्स अराइव्स। यानी कि 9:15 पे मॉर्निंग, जो कि आमतौर पर ड्राइवर्स आते हैं अपना प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं। सही है। ड्राइवर पहुंच जाते हैं 9:15 पे, स्लाइटली लेट देन एक्सपेक्टेड। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि मतलब ये थोड़े से लेट थे। इट्स मीन कि इस शॉप का जो टाइम था यानी कि 9 बजे तक लाजमी उन्होंने पहुंचना होता है। एक्सपेक्टेड का मतलब होता है कि ये 15 मिनट या थोड़ा सा वो अपने टाइम से लेट हो गए थे, जो ड्राइवर्स थे जो सामान वगैरह लेकर आते हैं, जो प्रोडक्ट्स या ग्रोसरीज वगैरह लेकर आते हैं क्विक शॉप में, ये थोड़े से लेट हुए थे। यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम से ये थोड़े से लेट थे। द डिलीवरी ड्राइवर लीव्स मोस्ट आइटम एट द बैक एंट्रेंस फॉर द स्टोर वर्कर्स टू अनलोड। यानी कि मोस्टली ये होता था इस वर्कशॉप में, यानी कि नॉर्मल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ड्राइवर्स की ये थी कि वो अपना जितना भी सामान है वो बैक एंट्रेंस, यानी कि जो बैक एंट्रेंस होता था, जो मतलब कि पिछला या पीछे वाला जो रास्ता होता है ना क्विक शॉप का, आमतौर पर वो वहाँ पे सामान रख देते अनलोड करने के लिए। ड्यू टू अ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड अ बिजी डिलीवरी शेड्यूल, यानी कि मतलब ये थोड़ा सा लेट हुए थे, यानी ये बिजी शेड्यूल या टाइम जो थोड़ा सा मतलब ये लेट हुए थे उसकी वजह से, इंस्टेड ऑफ लीविंग द क्रेट ऑफ फ्रेश मिल्क एट द बैक एंट्रेंस, द ड्राइवर व्हील्स इट थ्रू द फ्रंट एंट्रेंस ऑफ द स्टोर। यानी कि ये लेट हुए थे, इस वजह से उन्होंने क्या किया कि बैक साइड के रास्ते के बजाय उन्होंने, यानी कि जो क्रेट्स थे फ्रेश मिल्क के, बैक साइड एंट्रेंस के बजाय उन्होंने क्या कर दिया उसको, यानी कि व्हील्स इट थ्रू, मतलब जो कैंच थे, मतलब जो डब्बे वगैरह कैंच थे है ना, यहाँ पे फिर मैं आपको पिक्चर में भी बताऊँगा। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रंट गेट से ही वो इंटर करने की कोशिश की, या सामान को, या जो क्रेट्स थे फ्रेश मिल्क के, उसको फ्रंट एंट्रेंस से ले जाने की कोशिश की, या वो लेकर गए। सही है। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आमतौर पर ये क्या होता है बैक एंट्रेंस, अच्छा बैक एंट्रेंस बनी इसलिए होती है कि वहाँ से जो सामान वगैरह है ना वो लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ पे टाइम शॉर्टेज की वजह से या टाइम की वजह से जो लेट पहुँचे थे, तो उन्होंने क्या किया कि सीधा ही मतलब फ्रंट गेट से या फ्रंट एंट्रेंस से, आमतौर पर फ्रंट एंट्रेंस जो है ना वो कस्टमर्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं सामान वगैरह जो है ना वो ख़रीद के फिर उसी गेट से जो है ना वो वापस जाते हैं। तो जो बैक एंट्रेंस होता है आमतौर पर वो वर्कर्स के लिए होता है या डिलीवरीज वगैरह के लिए होता है। ये इतना तो मतलब ये कॉमन सी बात है ना। अच्छा, ये जो है ना ये मतलब ये ड्राइवर्स है। यहाँ पे अगर आप देख सके तो 9:15 AM या 9:15 जो टाइम लिखा हुआ है, ये स्टोर है। यहाँ पे ड्राइवर्स पहुँच मतलब सामान वगैरह जो लेकर आए हैं। सही है। या इसकी मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि ये बैक एंट्रेंस से आए हैं, तो ये मतलब कि जो क्रेट्स थे, मतलब मिल्क के जो क्रेट्स थे वो बैक एंट्रेंस से खींच का मतलब तो वीलेट का वहाँ पे जो वीलेट लिखा हुआ था ना, यानी कि इसके थ्रू जो ये लेकर आते हैं इसको वीलेट कहते हैं। सही है। एज द ड्राइवर पुशेस द क्रेट अप द रैम्प एंड इनटू द स्टोर, यानी कि जो ड्राइवर था जो लेट आया था, जिसने फ्रंट एंट्रेंस के थ्रू जो क्रेट जो है ना उसको वीलेट किया था, तो यहाँ पे क्या लगा, एज द ड्राइवर पुशेस द क्रेट अप द रैम्प, यानी कि जो रैम्प था यहाँ पे हमने देखा भी था, ये इसकी मतलब ये रैंप होता है। सही है। इसके थ्रू वो खींच कर मतलब वो खींच कर जब लेकर आ रहे थे अप रैम्प इनटू द स्टोर, द मिल्क बिगिंस टू लीक अक्रॉस द फ्लोर, यानी कि उसकी वजह से क्या हुआ, यानी कि जो मिल्क था वो मतलब उसकी लीकेज हो गई, वो बहना स्टार्ट हो गया। सही है। लिविंग एट टेल एज दे मूव टूवर्ड द रेफ्रिजरेटर, की जब वो मतलब दूध को लेकर जा रहा था रेफ्रिजरेटर की तरफ, तो वहाँ पे क्या हुआ, यानी कि दूध का बहना स्टार्ट होगा या लीकेज स्टार्ट हो गई। सुपरवाइज़र नोटिस दिस स्पिल, यानी कि यहाँ पे इसको हम एज अ सुपरवाइज़र ले सकते हैं। सही है कि उन्होंने इसको नोटिस किया, यानी इस जो मतलब लीक हो रही थी जो मिल्क, यानी कि जो दूध लीक हो रहा था ना, उसने उसको देखा, बट
बिफोर दे कैन कॉल फॉर असिस्टेंस दे गो इन टू द स्टॉक रूम टू टेक अ टेलीफोन कॉल। उसने इट्स मीन कि उन्होंने वो इग्नोर कर दिया, यानी कि जो सुपरवाइज़र था उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो है ना वो स्पिलेज है, यानी कि वहाँ पे दूध बह रहा है, या उन्होंने देखा। फिर उसने क्या किया कि उसने उससे पहले यानी कि उसको इग्नोर करके कि उसके लिए किसी को बुलाए उसको साफ़ करने के लिए, उन्होंने क्या किया, दे गो इनटू द स्टॉक, वो स्टॉक रूम की तरफ चला गया कॉल अटेंड करने के लिए। सही है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि ये जो रेफ्रिजरेटर में ये दूध डाला था जहाँ से ये इनके लीकेज हो गई। सही है। इन्होंने इसको इग्नोर किया है और कॉल अटेंड किया है। एट द सेम टाइम एज द डिलीवरी, यानी कि इसी टाइम जब ये डिलीवरी हो रही थी दूध की, वर्कर ए अराइव्स लेट टू स्टार्ट देयर शिफ्ट, यानी कि हमारे पास एक वर्कर था जिसका नाम था वर्कर ए, वो अपनी शिफ्ट पर आ गया, यानी कि थोड़ा सा वो भी लेट हो गया। यानी कि जैसे कि ये शॉप हमने स्टार्ट में देखा, ये 7 बजे जो शॉप थी ना वो ओपन हो रही थी और 10 तक, तो मतलब जो वर्कर ए था जो व्हील चेयर यूज़र था, यानी कि जो डिसेबल वर्कर था, वो भी अपनी शिफ्ट पर या अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया, लेकिन वो लेट था। सही है। एज दे एंटर द स्टोर दे मूव थ्रू एन आयल वेयर देयर आर नो कस्टमर और वर्कर, यानी कि वो इस आयल के थ्रू, जैसे कि इनके लिए एक अलग अपना रास्ता बना हुआ था, उसकी बजाय वो आयल के थ्रू आया। जो आयल्स थे वहाँ जो अपने ऊपर हमने पिक्चर में देखे, यहाँ पे कोई कस्टमर और वर्कर नहीं था। ऑन देयर वे टू द स्टॉक रूम टू लीव देयर बिलोंगिंग्स, यानी इनके पास कुछ सामान था, या वो स्टॉक रूम की तरफ जा रहा था ताकि वो सामान वगैरह जो है ना वहाँ पे रखे। वन ऑफ द wheel on the worker A wheelchair suddenly slip on the trail of spilt milk, यानी कि जो स्पिल्ट मिल्क था। अभी क्या हुआ कि वन ऑफ द व्हील, यानी कि जैसे कि हमने बताया कि वर्कर ए एक डिसेबल वर्कर था जो व्हीलचेयर के थ्रू आ रहा था। सही है। जो कि 10 साल से स्टोर में काम कर रहे हैं। सही है। वन ऑफ द व्हील, यानी कि उसका जो एक टायर था उनके व्हीलचेयर का, वो सडनली स्लिप हुआ किसके ऊपर, जो वहाँ पे जो दूध बह गया था, जो कि उन्होंने, यानी कि जो मिल्क था जिसको सुपरवाइजर ने इग्नोर किया था। द इमीडिएट लॉस ऑफ द ट्रैक्शन कॉज द व्हीलचेयर टू टिप साइडवेज, यानी कि उनके जो मतलब व्हील्स की जो ट्रैक्शन थी वो लॉस हो गई, जिसकी वजह से वो एक साइड पे गिर गया। जिस तरह आप पिक्चर में ये देख सकते हैं, यहाँ पे इनका जो एक व्हीलचेयर है ना, ये स्लिप होके इनका जो व्हीलचेयर था ये साइड हो गया। वर्कर ए फॉल्स आउट ऑफ द व्हीलचेयर इनटू द ग्राउंड एंड देयर शोल्डर हिट्स द फ्लोर, यानी कि ये क्या मतलब, जो व्हीलचेयर था ऑन टू द ग्राउंड, यानी जो वर्कर ए था वो गिर गया, व्हीलचेयर ऑन टू द ग्राउंड एंड देयर शोल्डर हिट्स द फ्लोर, यानी कि इनका जो शोल्डर था ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो ज़मीन पर जा गिरा। सही है। या वो ज़मीन के साथ हिट हुआ, फ्लोर के साथ हिट हुआ या ज़मीन के साथ हिट हुआ, एक ही बात। यहाँ पे आप इसको मतलब इस पैराग्राफ को इस पिक्चर के ज़रिए आप सही समझ सकते हैं। अच्छा, अभी एज वर्कर ए फॉल, जैसे कि वर्कर ए गिर गया, देयर हैड स्ट्रक द कॉर्नर ऑफ द नियर बाय शेल्फ, यानी कि इनका जो सर था वो नियर बाय जो शेल्फ था उसके साथ लग गया, यानी उसके कॉर्नर के साथ उसका सर लग गया, रिजल्टिंग इन अ कट टू देयर फोरहेड, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में इसका जो फोरहेड है। सही है। ये मतलब ये कट हुआ। वर्कर ए इज़ ब्रीफली नॉक्ड अनकॉन्शियस, यहाँ पे वो बेहोश हो गया। हावेवर सेकंड्स लेटर, कुछ देर बाद, दे रिगेन कॉन्शियसनेस एंड इमीडिएटली शॉट फॉर अ हेल्प, यानी कि थोड़ी देर बाद उनकी जो होश है ना वो वापस आ गई और उन्होंने चिल्लाया हेल्प के लिए। टू नियर बाई वर्कर्स क्विकली रिस्पॉन्ड, यानी कि उसके नज़दीक के जो 2 वर्कर थे उन्होंने जल्दी रिस्पॉन्ड किया। वंस गोज टू द स्टॉक रूम टू अलर्ट द सुपरवाइज़र, उसमें से एक जो गया वो स्टॉक रूम की तरफ गया ताकि सुपरवाइज़र को बता सके। वो प्रॉम्प्टली एंड देयर टेलीफोन कॉल एंड हरी टू द सीन, यानी कि उसके बाद जो सुपरवाइज़र था उन्होंने अपनी कॉल ख़त्म की और वो सीन की तरफ आया, मतलब जिस जहाँ पे इंसिडेंट हुआ था वर्कर ए के साथ। ऑन द वे द सुपरवाइज़र हु इज़ फर्स्ट एड ट्रेंड, यानी कि जो सुपरवाइज़र था वो फर्स्ट एड ट्रेंड भी था, collects the first aid kit and instructs another passing workers to bring barriers to cordon off the accident area। अच्छा, यहाँ से दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब भी ये गिर गया
तो उसके बाद बेहोश हो गया वर्कर ए। कुछ देर बाद उनकी कॉन्शियसनेस यानी कि मतलब वो दोबारा होश में आया और उसने चिल्लाया हेल्प के लिए कि मेरी मदद की जाए। उसके नज़दीक जो दो वर्कर्स थे उसमें से एक स्टॉक रूम की तरफ गया ताकि सुपरवाइज़र को बता सके, जिसके बाद सुपरवाइज़र ने अपनी कॉल, क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा था ना कि वो जब स्पेल उसने दी कि उसको इग्नोर करके वो स्टॉक रूम की तरफ चला गया और कॉल अटेंड की, तो उसने जल्दी अपनी कॉल अटेंड की और सीन यानी कि जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था या जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ पे पहुँच गया। ऑन द वे रास्ते में क्योंकि जो सुपरवाइज़र था वो एक ट्रेंड यानी कि फर्स्ट एड ट्रेंड पर्सन था, उसने फर्स्ट एड किट कलेक्ट की। सही है, ये जो मतलब ये रखा हुआ है ना, ये फर्स्ट एड किट है जिसमें फर्स्ट एड ट्रीटमेंट के लिए सामान होता है, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन को बेसिक ट्रीटमेंट दी जाती है उसके हवाले से जितने भी इक्विपमेंट है वो फर्स्ट एड किट में होती है। सही है, फर्स्ट एड किट एंड एक्सट्रैक्ट अनदर फास्टिंग वर्कर। जब उसने फर्स्ट एड किट उठाया और उसने साथ दूसरे वर्कर को बुलाया टू ब्रिंग अ बैरियर्स यानी कि बैरियर्स टू कॉर्डन ऑफ द इंसिडेंट सीन। दूसरे वर्कर को बताया कि आप जो बैरियर्स है ना, बैरियर जो मतलब एक किस्म के कोन्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो कॉर्डन ऑफ द इंसिडेंट यानी कि उसने बैरियर्स टू कॉर्डन ऑफ द इंसिडेंट सीन, उसको उसने बताया कि आप बैरियर्स लेकर आए और जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है वर्कर ए के साथ इसको कॉर्डन ऑफ करे या इसको बैरिकेड करे। इसको मतलब होता है कि उसके साथ कुछ कोन्स वगैरह रखे जाते हैं ना, ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है तो इस एरिया को कोई फिर दूसरा ना आ सके। असल में ये किस लिए होता है, ताकि फर्दर इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो सेम जगह पे। सही है, अच्छा। एज द सुपरवाइजर अराइव्स they see blood blood pouring from the open wound on worker A forehead. Customers who are in the store begins to gather. The supervisor politely asks them to step back to give them privacy. अच्छा, सुपरवाइजर जैसे ही पहुंच गया दे सी कि उसने देखा ब्लड पोअरिंग फ्रॉम द ओपन वॉन्ड ऑन द, यानी वॉन्ड यहाँ पे आप जख्म को कह सकते हैं जो कि गहरा जख्म हुआ था वर्कर ए का, जो सर लगा हुआ था ना एक कॉर्नर से। सही है, शेल्फ के कॉर्नर से जो उनका सर लगा हुआ था, ऊपर हमने पिक्चर, ये पिक्चर आप देख सकते हैं। उसने वो देखा कि वहाँ से मतलब उनके फोरहेड से जो है ना वो ब्लड बह रहा है या ब्लड जा रहा है। कस्टमर्स हु आर इन द स्टोर बिगिन टुगेदर, यानी कि वहाँ पे कस्टमर्स हु आर इन द स्टोर बिगिन टुगेदर द सुपरवाइजर पोलाइटली, यानी कि वहाँ पे जो कस्टमर्स थे, सही है, कि उन्होंने मतलब वो कस्टमर्स वहाँ पे आए, उन्होंने जमा, यानी कि वो एक जगह मतलब एक जगह पे जहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, जैसे कि जब भी एक्सीडेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लोग क्या होते हैं, जमा होते हैं, ये जमा होना स्टार्ट होते हैं ना वो देखने के लिए। सही है, द सुपरवाइजर पोलाइटली आस्क देम टू स्टेप बैक टू गिव देम प्राइसी, यानी कि सुपरवाइज़र उन्होंने बताया जो कि एक फर्स्ट एडर था या फर्स्ट एड ट्रेन पर्सन था, उन्होंने सुपरवाइज़र ने उसको पोलाइटली बताया कि आप सारे जो है ना यानी कि यहाँ से चले जाए या थोड़े से मतलब पीछे हो जाए ताकि उनको प्राइवेसी मिले। द सुपरवाइज़र कीप्स वर्कर ए एंगेज इन कन्वर्सेशन। उसके बाद सुपरवाइज़र ने जो वर्कर ए था, सही है, उसने कन्वर्सेशन में इंगेज किया। जैसे कि ये एक आपने शायद कोर्स में भी देखा होगा कि एक फर्स्ट एडर में जो क्वालिटीज़ होती है वो यही होती है, सिर्फ उसको ट्रीटमेंट देना नहीं है, यानी कि उसने जस्ट ट्रीटमेंट नहीं देनी, उसके साथ साथ उसने मतलब इसकी जो हौसला अफजाई जिसे हम कहते हैं वो भी करनी होती है। सही है, उन्होंने क्या किया कि वर्कर ए जो कि इंजर्ड पर्सन था, व्हील चेयर यूज़र, सही है, उसने क्या किया, उसको एंगेज किया कन्वर्सेशन में वाइल दे बिगेन एडमिनिस्ट्रेटिंग फर्स्ट एड। सही है, एडमिनिस्ट्रिंग द फर्स्ट एड, यानी उन्होंने जब फर्स्ट एड देना स्टार्ट किया उसने मतलब वर्कर ए को कन्वर्सेशन में एंगेज किया, यानी उनके साथ, ताकि वो मतलब उसके जो मॉरल्स है ना वो बूस्ट हो सके। सही है, दे अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू द फोरहेड वोंड यूजिंग अ क्लीन क्लॉथ फ्रॉम द फर्स्ट एड किट एंड केयरफुली बैंडेज द एरिया। उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट उन्होंने पुश किया जहाँ से, यानी कि फोरहेड जिस जगह से उस ब्लड बह रहा था या जो ब्लीडिंग हो रही थी उसको पुश किया, मतलब एक साफ़ कपड़े से जो कि उनकी फ़र्स्ट एड किट से उठाया और केयरफुली बैंडेज द एरिया, और उसके ऊपर बैंडेजेस लगाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वो खून वगैरह बह रहा था या जो भी था, इसको मैंने हाइड इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये यूट्यूब पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो इस वजह से मैंने इसके ऊपर वो किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बैंडेज लगाया
ये पिक्चर्स मैंने इसलिए इसमें ऐड किए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में जो है ना वो आसानी हो। उसके बाद वर्कर ए टेल द सुपरवाइज़र दैट दे कैन नॉट मूव दियर राइट शोल्डर। उसके बाद जब इसकी मतलब पट्टी वगैरह यहाँ पे लग गई तो वर्कर ए ने सुपरवाइज़र को बताया कि मैं अपना जो राइट शोल्डर है ये मूव नहीं कर पा रहा। इन रिस्पॉन्स द सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्ट अ वर्कर टू गेट समथिंग टू हेल्प सपोर्ट वर्कर एज आर्म। सही है। इन रिस्पॉन्ड यानी कि सुपरवाइज़र ने रिस्पॉन्ड क्या किया, द सुपरवाइज़र इंस्ट्रक्ट अ वर्कर टू गेट समथिंग टू हेल्प सपोर्ट वर्कर ए आर्म, यानी उन्होंने वो कहा कि आप किसी चीज़ को उठाने की कोशिश करें कि आपका हाथ सही काम करे। द सेम वर्कर टोल्ड टू call for an ambulance and to pause the telephone over the supervisor once they get through to the emergency service। यानी उसके बाद उसने सुपरवाइज़र ने उसी वर्कर को यानी दूसरी वर्कर्स को बोला कि आप एम्बुलेंस को कॉल करें, क्योंकि जो फर्स्ट एड होती है ना वो एक बेसिक ट्रीटमेंट होती है। जब तक कोई प्रोफेशनल टीम या प्रोफेशनल डॉक्टर या किसी को आप हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते, यानी कि जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होती है ये कंप्लीट या फाइनल ट्रीटमेंट नहीं होती, ये जस्ट इंजर्ड पर्सन को अलाइव रखना होता है। सही है, ये चीज़ें भी आपने कोर्स में शायद पढ़ी होगी। अच्छा, विद द इमरजेंसी सर्विस ऑन द टेलीफोन द सुपरवाइजर रिपोर्ट्स अ हेड इंजरी विद अ विजिबल ब्लीडिंग एंड सस्पेक्टेड शोल्डर डिसलोकेशन। यानी कि जब उसने इमरजेंसी सर्विस को कॉल की तो सुपरवाइज़र ने उसको बताया, यानी कि जो हेड इंजरीज थी उसके बारे में बताया, ब्लीडिंग्स के बारे में बताया, जो सस्पेक्टेड शोल्डर डिसलोकेशन थी यानी इसकी जो हाथ लगा था ना फ्लोर के ऊपर उसकी वजह से उसके एक शोल्डर की जो हड्डी थी ना वो डिसलोकेट हो गई थी, डिसलोकेशन हो गई थी। इन सारी चीज़ों के बारे में वो इमरजेंसी सर्विसेज वालों को सुपरवाइज़र ने टेलीफोन पर बता दिया। अच्छा, अब जो है ना वो एम्बुलेंस आती है। सही है। वंस an ambulance crew arrives at a quick shop, they instruct everyone except for the supervisor to wait outside। अच्छा, जब वो जो क्रीव था यानी कि जो एम्बुलेंस का क्रीव था वो जब पहुंच गया क्विक शॉप पे उसने सबको बता दिया कि आप सारे मतलब बाहर वेट करें सिवाय सुपरवाइज़र के। एंड दे एडवाइस वर्कर्स नॉट टू अलाउ एनीवन एल्स इनटू द स्टोर। और इन्होंने एडवाइस दिया या इन्होंने बताया वर्कर्स नॉट टू अलाउ, यानी वर्कर्स को बताया कि किसी को अंदर नहीं आने देना है। सही है। शॉप पर द crew assess a worker's air responsiveness and confirm that the head wound dressing is effectively controlling the bleeding। यानी उसके बाद वर्कर्स ए की जो रिस्पॉन्सिवनेस थी यानी वर्कर्स ए ने उस क्रीव को बताया, ये एम्बुलेंस में जो क्रीव यानी कि वो भी मतलब एक प्रोफेशनल टीम होती है ना, उसको बताया कि जो उसकी ब्लीडिंग थी वो कंट्रोल हो गई थी या इफेक्टिवली कंट्रोल हो गई थी ब्लीडिंग। वर्कर ए इज़ देन केयरफुली ट्रांसफर इनटू द स्ट्रेचर एंड टेक टू द हॉस्पिटल। उसके बाद वो क्या किया, उन्होंने वर्कर ए को केयरफुली ट्रांसफ़र किया स्ट्रेचर के ऊपर और उसको हॉस्पिटल लेकर गए। सही है। यहाँ पे हमारे पास कुछ सिनारियोज़ है जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। सही है। ये इससे आपको अंदाज़ा होगा यहाँ पे इसको ये करीब है। सही है, जो एम्बुलेंस आया था ना ये उसका करीब है। यहाँ पे ये एम्बुलेंस आया, सबको इंस्ट्रक्शन दी है। उसके बाद अच्छा ये एग्जैक्टली जो है ना वो आप उस तरह नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी आपके जहन में एक नक्शा या एक मैप जो है ना वो आ जाता है, उस तरीके से आ जाता है कि ये किस तरह हुआ होगा। हालांकि ये चीज़ें तो सिनेरियो के साथ नहीं थी, ये हमने खुद अटैच किया उनके साथ ताकि आपको सही समझ आए। अच्छा, अब द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग मॉर्निंग द SM अराइव्स अर्ली एंड गो स्ट्रेट टू द रेस्ट एरिया टू अपडेट द एक्सीडेंट बुक। यानी कि उसके अगले दिन SM जब पहुंच गए तो वो सीधा रेस्ट एरिया की तरफ गए और उन्हें अपडेट द एक्सीडेंट बुक। अपडेट द एक्सीडेंट बुक का मतलब है कि जो इंसिडेंट हुआ उसने एक्सीडेंट बुक में लिख दिया। एज वर्कर बिगेन टू अराइव, यानी कि बिगेन टू अराइव और मतलब मॉर्निंग ये सबसे पहले गया ना जो स्टोर मैनेजर था, उसके बाद जो वर्कर्स थे वो भी आना शुरू हो गए। द SM स्पीक्स टू ईच ऑफ देम इंडिविजुअली टू आस्क हाउ दे फील अबाउट द एक्सीडेंट। यानी यहाँ पे SM ने क्या किया, सबसे सेपरेटली या इंडिविजुअली पूछा कि आप क्या फील करते हैं कल जो एक्सीडेंट हुआ था। इसका मकसद ये होता है कि ये वर्कर्स के जो मतलब ओपिनियंस है या उनका थॉट्स जो है ना वो मालूम करने के लिए उसने इंडिविजुअली वन बाय वन से पूछा कि कल के एक्सीडेंट के बारे में आप क्या फील करते हैं। द SM लिसन्स केयरफुली टू द वर्कर थॉट्स
on the incident and encourage suggestion on how similar incident could be prevented in the future. उसके एसएम ने क्या किया, उनके ओपिनियंस को या उनके थॉट्स को केयरफुली सुना और उनको इनकरेज किया कि आप हमें क्या सजेस्ट करेंगे अगर, ताकि मतलब फ्यूचर में कोई इस तरह का एक्सीडेंट ना हो. द एस एम इज़ कंसर्न अबाउट द वर्कर ए वेल बींग, यानी कि जो कि मतलब उसको तो हॉस्पिटल लेकर गए थे ना, मतलब ये नेक्स्ट डे है, द नेक्स्ट डे आप ऊपर देख सकते हैं ना, सही है. उसके बाद स्टोर मैनेजर जो था ना, उसकी मतलब वर्कर ए के वेलबींग या उसके हेल्थ के बारे में कंसर्न था, तो उसने क्या किया, सो दे कॉन्टैक्ट देयर नेक्स्ट ऑफ कीन फॉर द अपडेट, यानी उसने मतलब जो वो लेकर गए थे यानी हॉस्पिटल में था वो, तो उन्होंने कॉल करके उसकी अपडेट पहुंची. द एस एम इज टोल्ड दैट वर्कर ए हैज़ सफर्ड अ फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन शोल्डर. इसके बाद यानी कि एस एम को बता दिया गया कि उसकी जो मतलब हेड इंजरीज थी या उसका जो फ्रैक्चर था या डिसलोकेशन उसके बारे में, बट थैंकफुली नो फर्दर हैंड इंजरी हैव बीन आइडेंटिफाइड. लेकिन थैंकफुली कोई उसको कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो हेड इंजरीज के बारे में नहीं बताया, या मतलब कोई और एक्स्ट्रा जो इंजरीज वगैरह थी वो नहीं हुई. Following the call with the worker A, next of kin, the SM recognizes that the incident meets the criteria for formal reporting. They report the incident to the competent authority. यानी कि following the call with the worker A, next of, यानी कि जो SM था उन्होंने जब वर्कर A के बारे में पूछा तो उसको जो सारी रिपोर्ट मिल गई, उसके बाद उसने रिकॉग्नाइज़ किया, यानी उन्होंने सोचा कि ये इंसिडेंट का जो मतलब क्राइटेरिया होता है, जैसे कि आपने कोर्स में भी देखा होगा, IG1 में आपने देखा होगा कि जब भी कोई यानी कि ये एक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर द ILO कन्वेंशन और C155 और रिकमेंडेशन 164 के क्राइटेरिया के मुताबिक उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना होता है और उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म करना होता है. ये सारी चीज़ें आपने कोर्स में देखी होगी. तो ये क्राइटेरिया उन्होंने पूरा किया और उन्होंने क्या किया, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये इंसिडेंट रिपोर्ट किया. अच्छा, रिपोर्ट करने के बाद सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे काम आ गया था, उधर से कंटिन्यू कर. अच्छा, उसने क्या किया कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्राइटेरिया होता है कि इंसिडेंट को रिपोर्ट करना होता है. उसने बात क्या किया, दे रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. किसने, एसएम ने, यानी स्टोर मैनेजर ने इसको, क्योंकि ये एक मतलब लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसने क्या किया कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये रिपोर्ट कर दिया कि मतलब कंपनी में इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है. सही है. अच्छा, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंस्पेक्टर विजिट. ज़ाहिर बात है कि जब कोई इंसिडेंट होता है उसको जब रिपोर्ट किया जाता है तो जो इंस्पेक्टर होता है ना वो इंस्पेक्शन करने के लिए आ जाता है. सही है. अच्छा, अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंस्पेक्टर विजिट, अभी वो आ गया जो कॉम्पिटेंट यानी कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंस्पेक्टर था. अ वीक लेटर यानी एक हफ्ते बाद एट 9 AM या 9 बजे एन इंस्पेक्टर अराइव फॉर अ स्केजुअल विजिट एंड इज़ ग्रीटेड बाय द एसएम. यानी कि वो विजिट पे आ गया, शेड्यूल विजिट पे आ गया एक हफ्ता बाद, जो कि एसएम के साथ, यानी कि एसएम इसको कोऑर्डिनेट कर रहा था या उसका हेल्प कर रहा था, मुख्तलिफ़ चीज़ों को बता रहा था. जैसे कि किसी भी कंपनी में कोई आ जाता है, यानी एक्सटर्नल कोई भी अथॉरिटी वाले जो आ जाते हैं ना, तो ज़ाहिर बात है उसके साथ अपना एक बंदा रखना होता है. यही हमारी मतलब अगर हम इसको देखें ना, तो ये जो टाइम वेस्ट होता है ना कंपनी का, सही है, ये भी एक मतलब अनइंश्योर्ड या इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है. क्योंकि जब अथॉरिटी वाले आते हैं तो उसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर या जो इंस्पेक्शन है उसके ऊपर टाइम लग जाता है, जो कि मतलब कंपनी के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकता है. अच्छा, हु एस्कॉर्ट दैम टू द रेस्ट एरिया. अच्छा, जब एक हफ्ते बाद जब वो इंस्पेक्टर आया, जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का जो इंस्पेक्टर था वो आया, और एसएम ने क्या किया, उसको रेस्ट रूम की तरफ लेकर गया. द इंस्पेक्टर रिक्वेस्ट एक्सेस टू ऑल द हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंटेशन. इंस्पेक्टर ने उसके बाद क्या किया कि आप जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन है फॉर द स्टोर वो मुझे दिखाए, या उसका मुझे एक्सेस दे. एक्सेस का मतलब यही होता है कि वो दिखाए मुझे. सही है. इसी द हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी पिन टू द नोटिस बोर्ड, जहाँ पे आप ये देख भी सकते हैं. यानी कि जो इंस्पेक्टर था उसने देखा जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो नोटिस बोर्ड पर लगी हुई है. एंड नोट इट इज़ डेटेड फ्रॉम अर्लियर इन द ईयर.
यानी उसने देखा कि ये रिसेंटली अपडेटेड थे, यानी कि इस साल के स्टार्ट में ही ये अपडेट हो गई थी। जैसे आप सबको पता है कि जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट किए जाते हैं, यानी उनके लिए एक पैसेज ऑफ टाइम दिया जाता है अपडेट करने के लिए। सही है। द एस एम एक्सप्लेन दैट द पॉलिसी इज़ शेयर्ड विद ऑल वर्कर ड्यूरिंग देयर इंडक्शन। उसके बाद एस एम ने इंस्पेक्टर को बताया कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है वो शेयर किया जाता है इंडक्शन ट्रेनिंग में। अभी इंडक्शन ट्रेनिंग क्या है कि जितनी भी वर्कर जब फर्स्ट टाइम आते हैं उसको एक इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग में ये पॉलिसी उनके साथ शेयर की जाती है। ये एस एम ने किसको बताया? इंस्पेक्टर को बताया। सही है। द इंस्पेक्टर देन रिव्यूज़ द रिस्क असेसमेंट फॉर द स्टोर। उसके बाद जब उसने हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के बारे में पूछा या वो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी दी गई, उसके बाद उसने क्या किया? इंस्पेक्टर ने रिस्क असेसमेंट को रिव्यू किया विच वॉज लॉस्ट अपडेटेड 2 months अगो, जो कि 2 महीने पहले ही अपडेट हुए थे। इसका मतलब है कि ये भी एक पॉजिटिव थिंग है। दे आल्सो सी दैट द रेंज ऑफ सुटेबल कंट्रोल और इन प्लेस फॉर अ स्लिप ट्रिप एंड फॉल हैजर्ड्स। उसके बाद उसने देखा, किसने देखा? इंस्पेक्टर ने देखा कि मुख्तलिफ जो सूटेबल कंट्रोल मेजर्स हैं वो वहाँ पे लगी हुई है या वहाँ पे अप्लाई हुई है स्लिप ट्रिप एंड फॉल हैजर्ड्स के हवाले से, जो कि जैसा कि आपको पता है कि स्लिप ट्रिप एंड फॉल हैजर्ड जो कि शॉप से रिलेटेड ये एक कॉमन हैजर्ड्स होते हैं। यानी उसने ये भी देखा। द इंस्पेक्टर नोट्स दैट द रिस्क असेसमेंट डज नॉट इंक्लूड हैजर्ड फाउंड आउटसाइड द स्टोर और नियर टू द बैक एंट्रेंस। लेकिन यहाँ पे इसको, जिसको हम एक नेगेटिव चीज़ कह सकते हैं, कि उन्होंने जब देखा कि रिस्क असेसमेंट तो 2 months पहले अपडेट भी हुई थी, उसमें वो स्लिप ट्रिप एंड हैजर्ड्स के बारे में भी लिखा हुआ था, लेकिन उसने एक चीज़ नोट की कि रिस्क असेसमेंट में यानी फाउंड आउटसाइड द स्टोर हैजर्ड्स, यानी कि जो रिस्क असेसमेंट था उसमें आउटसाइड, यानी जहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब मैं हमने ऊपर एंट्रेंस की बात की ना कि शॉप का जो एक बैक एंट्रेंस था, ये आउटसाइड एरिया के हवाले से कोई रिस्क असेसमेंट में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी या उनको नहीं मिली। सही है। अच्छा, उसके बाद द इंस्पेक्टर दैन रिव्यूज़ क्विक शॉप ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, यानी कि उसके बाद इंस्पेक्टर ने क्या किया? क्विक शॉप का जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स था वो देखा। दीज शो दैट ऑल वर्कर रिसीव अ फुल डे इंडक्शन लेड बाय द एसएम, यानी कि उसने देखा कि जितनी भी वर्कर यहाँ पे आते हैं उनको सारों को फुल डे इंडक्शन ट्रेनिंग मिलती थी। जो कौन देता था? एसएम देता था, यानी कि जो स्टोर मैनेजर था। इसमें क्या शामिल था? इंक्लूडिंग अ डिटेल टूर ऑफ द स्टोर, यानी इंडक्शन ट्रेनिंग में उनको एक फुल टूर दी जाती थी। दिस इज़ फॉलो बाय 2 days ऑफ रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग विद एक्सपीरियंस्ड वर्कर। अच्छा, रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग या जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि क्विक शॉप ट्रेनिंग रिकॉर्ड जब उसने देखे तो उसमें इंस्पेक्टर ने देखा कि सारे वर्कर्स को जो है ना वो फुल डे इंडक्शन ट्रेनिंग मिलती है जो कि एसएम देता है। सही है, लेड बाय द एसएम। इसमें क्या क्या शामिल है कि वो वर्कर्स को फुल टूर दे देते हैं शॉप का। सही है, उसको जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं 2 दिन का एक्सपीरियंस। जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको वर्कर्स के साथ, यानी जॉब शेडोइंग भी आप उसे कह सकते हैं, कि एक्सपीरियंस वर्कर जो पहले से स्टोर में काम करते हैं उनके साथ एज असिस्टेंट काम करना होता है, ताकि आपको पता चले कि काम किस तरह होता है, क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं करनी है। इसको हम जॉब शेडोइंग भी कहते हैं या रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी कह सकते हैं। सही है, जिनमें उन्होंने क्या क्या कवर किया? कवरिंग टॉस सच एज स्टॉकिंग शेल्फ्स, के मतलब शेल्फ को कैसे स्टॉक करना है, यानी अलमारियों में सामान कैसे रखना है, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट कैसे करनी है, कैशियर ड्यूटीज़ क्या होती है, एंड अनलोडिंग डिलीवरीज कैसे की जाती है। यानी उन्होंने क्या किया, यानी कि जो रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग में ये वर्कर ने ओवरऑल, इसका मतलब यही है कि इंस्पेक्टर ने जब ट्रेनिंग रिकॉर्ड दी कि उसको पता चला कि जितनी भी वर्कर्स आते हैं उनको इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है एसएम की तरफ से, जिसमें उसको शॉप का पूरा स्टोर का पूरा वो विज़िट देते हैं। उसके बाद उसको जॉब स्पेसिफिक मतलब 2 days की जॉब स्पेसिफिक या रोल स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं एक्सपीरियंस वर्कर के साथ। उसमें क्या क्या कवर होता है, यानी क्या क्या उनको सिखाई जाती है कि स्टॉक शेल्फ कैसी, स्टॉक रिप्लेनिशमेंट कैसी होती है, कैशियर ड्यूटीज़ कैसी होती है, और अनलोडिंग डिलीवरीज कैसी की जाती है। या आप पिक्चर्स में भी देखते हैं कि इस तरह, मतलब जॉब, इसको जॉब शेड्यूलिंग कहते हैं। सही है, यानी एक एक्सपीरियंस वर्कर जो है ना वो उसको सिखाते हैं कि आपने शेल्स को किस तरह स्टॉक करना है। सही है, ये फुल इंडक्शन जो टूर है, सही है, फुल स्टोर का जो टूर है इसको दे देते हैं।
स्टॉक रिप्लेनिशमेंट एंड डाटा एंटरिंग, किस तरह आपने डाटा एंटर करना है, या जो भी ये चीज़ें आपने अपनी लाइफ में यानी कि नॉर्मल लाइफ में भी आपने देखी, कैशियर ट्रेनिंग वगैरह, ये सारे इस पिक्चर से भी आप ये चीज़ें देख सकते हैं। सही है। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं अभी हम कि इंस्पेक्टर ने और क्या देखा। देयर और 15 वर्कर्स ट्रेनिंग फोल्डर्स, यानी कि उसने देखा कि जहाँ पे 15 वर्कर्स की जो ट्रेनिंग फोल्डर्स बनी हुई है अलग अलग से। सही है। द इंस्पेक्टर एग्जामाइंस वन एंड कंफर्म दैट द वर्कर हैज़ बीन ट्रेंड अक्रॉस ऑल द स्टोर एरिया एंड हैज़ रिसीव अ रिफ्रेशर ट्रेनिंग। यानी कि 15 वर्कर्स की जो ट्रेनिंग फोल्डर्स बनी हुई थी, यानी कि ये वो वर्कर्स थे 15 जो ऑलरेडी यहाँ पे काम करते हैं। जैसे कि हमने ऊपर स्टार्ट में पढ़ा था कि यहाँ पे 4 ऐसे वर्कर्स हैं जो कि पार्ट टाइम जॉब करते हैं। सही है। तो वो एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं, लेकिन जब वो यानी कि हर हफ्ते या एक साल बाद जब वो आते हैं ना, यानी कि वो रिटर्निंग वर्कर्स फिर वो बन जाते हैं। उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है जिसको हम रिफ्रेशर ट्रेनिंग कहते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर वो एक साल बाद वापस आते हैं, या इवन कि अगर एक मंथ भी बाद आते हैं ना, तो तब भी उसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि शायद आपकी जो शॉप है उसकी जो लोकेशन वगैरह है उसमें चेंजेस आई हो, पॉलिसी में कोई चेंजेस आई हो, तो इसको इसलिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसको दोबारा जो है ना उन चीज़ों को रिमाइंड करा सके। अच्छा, इंस्पेक्टर ने फिर उन 15 फोल्डर्स को जो है ना वो देखा, या उसको एलिवेट किया, उसको चेक किया, उसको रिव्यू किया और कंफर्म किया कि दैट वर्कर्स हैज़ बीन ट्रेंड अक्रॉस ऑल स्टोर एरिया एंड हैज़ रिसीव अ रिफ्रेशर ट्रेनिंग। ओके। Then the inspector is pleased to see records of a basic training in a first aid procedure, fire safety and emergency protocols in each folder. वो जो फोल्डर्स बने हुए थे ना, उसके बाद उसने वो क्या किया, इन इंस्पेक्टर ने वो सारे रिकॉर्ड्स चेक किए जिसमें बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड प्रोसीजर, फायर सेफ्टी के बारे में और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, ये सारे मौजूद थे। सही है। ये फोल्डर इस तरह की बनी हुई है जो कि सब ट्रेनर्स को, सॉरी सब वर्कर्स को जो है ना वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग मिल रही थी और उनमें क्या क्या उनको सिखाया था। सही है। अच्छा, द इंस्पेक्टर आस्क्ड टू सी द एक्सीडेंट बुक। उसके बाद इंस्पेक्टर ने एक्सीडेंट बुक, उसके बाद उसने पूछा एसएम को, यानी या एसएम को बताया कि मुझे एक्सीडेंट बुक दिखाई। ऊपर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसने क्या किया कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने सबसे पहले जो इंसिडेंट था वो एक्सीडेंट बुक में लिखा। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक बुक होती है एक्सीडेंट बुक, जिसमें जितनी भी इंसिडेंट, एक्सीडेंट और इवन के नियर मिसेस होते हैं वो उसमें नोट की जाती है, उसमें लिखे जाते हैं ना। ये मतलब कि एक कानून भी आपको इस चीज़ के बारे में कहते हैं, और फ्यूचर में इसको हम एज आ कि जब भी हम इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं ना, तो उसमें भी इन चीज़ों को फिर यूज़ किया जाता है। अच्छा, दे नोट दैट वाइल नो प्रीवियस इंसिडेंट और रिकॉर्डेड, यानी उसने देखा कि कोई भी प्रीवियस इंसिडेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ है। प्रीवियस का मतलब है इससे पहले कोई भी इंसिडेंट मतलब नहीं हुआ है। सेवरल नियर मिसेस हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, लेकिन उसने देखी कि नियर मिसेस जो है ना वो डॉक्यूमेंट हुई है, यानी कि नोट हुई है इस एक्सीडेंट बुक में। यानी सेवरल का मतलब है नंबर ऑफ भी आप इसे कह सकते हैं, फ्यू भी कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, यानी कि मतलब कुछ नियर मिसेस ये भी इंसिडेंट होते हैं। नियर मिस का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना, यानी कि इस कंपनी में ऐसे पहले ऐसी चीज़ ही हुई थी लेकिन कोई उसमें नुकसान नहीं हुआ था, इसको हम नियर मिस कहते हैं। द एस एम कन्फर्म दीज नियर मिसेस वर इन्वेस्टिगेटेड। उसके बाद एस एम ने कन्फर्म किया उनको, यानी कि इंस्पेक्टर को बताया कि ये जो नियर मिसेस होती हैं, ये यानी कि जो जितनी भी नियर मिसेस हुई है ये इन्वेस्टिगेट हुई है। ये जब आप नियर मिसेस को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, तो फिर ये जो है ना वो उसमें इंसिडेंट में फिर कन्वर्ट नहीं होते। सही है। द एस एम एक्सप्लेन दैट डिस्कशंस वर हेल्ड विद दोज वर्कर इन्वॉल्व टू आइडेंटिफाई कॉजेज एंड agree preventive measure. The SM tell the inspector that daily briefings take place where workers can express any concern that they may have. उसके बाद एसएम ने क्या किया, एसएम ने पूरा डिटेल्स उनको दिया कि हम किस तरह जो है ना वो डिस्कशंस करते हैं, वर्कर को किस तरह उसमें इन्वॉल्व करते हैं और वर्कर से हम किस तरह सजेशन लेते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, यानी उनको हम किस तरह इन्वॉल्व करते हैं या किस तरह जो है ना मीटिंग्स वगैरह में उनकी पार्टिसिपेशन होती है वर्कर्स के। उसके बाद एसएम ने ये भी बताया कि हम जो है ना डेली ब्रीफिंग्स, यानी कि डेली ब्रीफिंग जिस तरह आपने देखा होगा कि हर कंपनी में एक ट्रेनिंग होती है या एक ब्रीफिंग होती है जिसको हम टीबीटी भी कहते हैं, टूल बॉक्स टॉक ट्रेनिंग जिसे हम कहते हैं।
मतलब कि उसने बताया, एसएम ने बताया इंस्पेक्टर को कि हम डेली ब्रीफिंग्स भी करते हैं जिसमें वर्कर जो है ना उसकी जितनी भी कंसर्न वगैरह होता है उनका उनको सुना जाता है। सही है। अच्छा, एज द इंस्पेक्टर प्रिपेयर फॉर द टूर ऑफ द स्टोर, यानी उसके बाद उसने टूर करना था। सही है। ये मतलब टूर स्टार्ट किया। तो जब जितनी भी डॉक्यूमेंट्स देखे, शायद आपने कोर्स में पढ़ा होगा, हमारे पास कुछ, चलो उसको फिर कोर्स में ही देखते हैं, वो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जाएगी। They pause at the notice board and review a copy of the worker handbook। यानी कि जब वो टूर स्टार्ट किया स्टोर का तो वो उसके साथ रुक गए, नोटिस बोर्ड के साथ रुक गए और देखा कि वहाँ पे यानी कॉपी ऑफ वर्कर हैंडबुक, यानी कि वर्कर जो हैंडबुक होती है ना उसने उसको देखा। द एस एम एड्स दैट एवरी वर्कर रिसीव अ कॉपी ऑफ दिस ड्यूरिंग देयर इंडक्शन। और उसने एस एम ने उसको बताया कि जब जो वर्कर की हैंडबुक है इंडक्शन ट्रेनिंग में उसको ये भी दी जाती है। सही है, वर्कर जो हैंडबुक होता है। ओके, ऑन द नोटिस बोर्ड द इंस्पेक्टर रीड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट एडर्स, फायर फर्स्ट एड किट्स लोकेशंस, फायर वार्डन्स डिटेल्स, एवैक्यूएशन रूट्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर प्लेसमेंट। उसके बाद इंस्पेक्टर ने देखा नोटिस बोर्ड पर, सही है, और रीड किया या देखा कि वहाँ पे फ़र्स्ट एडर की लिस्ट भी मौजूद है कि कौन कौन फ़र्स्ट एडर है, फ़र्स्ट एड किट्स की लोकेशन भी मौजूद है कि फ़र्स्ट एड किट्स कहाँ कहाँ पे है। सही है। फायर वार्डन्स की डिटेल भी मौजूद है कि इन केस ऑफ जब कोई आग लग जाती है तो आपने किस तरह कॉन्टैक्ट करना है इमरजेंसी के साथ। सही है। एवैक्यूएशन रूट्स को हम एग्जिट्स, मतलब इमरजेंसी एग्जिट्स भी कहते हैं कि कहाँ कहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट्स हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप को यूज़ कर सकते हैं। एंड फायर एक्सटिंग्विशर प्लेसमेंट, कि फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ कहाँ पे लगे हैं। यानी कि नोटिस बोर्ड पर जब वो रोका तो उसने पहले वो हैंडबुक वर्कर हैंडबुक देखा। उसके बाद उसने रीड किया कि नोटिस बोर्ड पर लिखा हुआ था कि कितने मतलब फर्स्ट एडर्स है और कौन कौन फर्स्ट एडर है, फर्स्ट एड किट की लोकेशन की, यानी कहाँ कहाँ पे फर्स्ट एड किट रखी हुई है, फायर वार्डन की डिटेल्स लिखी हुई थी, एवैक्यूएशन रूट्स के बारे में लिखा हुआ था नोटिस बोर्ड पर। एंड फायर एक्सटिंग्विशर का फायर एक्सटिंग्विशन वो आपको पता होगा कि जो मतलब जैसे आग बुझाई जाती है। सही है। वो अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इतना तो आपको पता होगा। देयर इज़ आल्सो अ वाइट बोर्ड दैट आउटलाइंस अ की पॉइंट फॉर द डेली मॉर्निंग ब्रीफ इज लेड बाय द एसएम। यानी कि वहाँ पे वाइट बोर्ड भी था जो कि डेली जो की पॉइंट्स होते हैं, मतलब जहाँ पे डेली मतलब मॉर्निंग ब्रीफिंग्स में जो एसएम की तरफ से दी जाती थी, वहाँ पे एक वाइट बोर्ड मौजूद है जहाँ पे वो की पॉइंट्स लिखते थे हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। एट द एंड ऑफ द विजिट द इंस्पेक्टर थैंक्स द एसएम फॉर देयर टाइम। यानी कि जब एट द एंड ऑफ जब विजिट ख़त्म हुआ, इंस्पेक्टर ने एसएम का शुक्रिया अदा किया एंड एक्सप्रेस सेटिस्फेक्शन विद द डॉक्यूमेंटेशन एंड सेफ्टी मेजर इन प्लेस। और उसका शुक्रिया अदा किया और उससे सेटिस्फाइड हुआ या अपनी सेटिस्फेक्शन जो है ना वो जाहिर की कि जितनी भी हेल्थ एंड सेफ्टी डॉक्यूमेंट वहाँ पे मौजूद थे। यानी ये किसी किस्म के जो है ना वो, यानी कि किसी किस्म की सेफ्टी को वो ब्रेक नहीं कर रहे थे। लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ था जाहिर बात है उसमें कुछ रूट कॉजेज़ भी थे जो कि आपने वहाँ पे अपने पेपर्स में लिखे होंगे, कुछ इमीडिएट कॉजेज़ थे। सही है, जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है ना ये जो थैंक्स किया, ये सारे हमने पिक्चर्स की शक्ल में या विजुअल की शक्ल में यहाँ पे लगाए हैं। अच्छा, आफ्टर द इंसिडेंट और एक्सीडेंट एक ही बात है। फॉलोइंग द इंसिडेंट वर्कर ए स्पेंड 10 डेज इन ए हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। यानी कि एक्सीडेंट के बाद 10 दिन तक जो वर्कर ए था वो हॉस्पिटल रहा। अदर वर्कर्स हैड टू डू ओवर टाइम अंटिल टेम्प्रेरी रिप्लेसमेंट वॉज हायर्ड। यानी कि जो दूसरी वर्कर थे वो वर्कर एक ही जगह काम कर रहे थे जब तक वो कोई टेम्प्रेरी जब तक उसने ऑर्गेनाइजेशन ने या कोई शॉप ने कोई रिप्लेसमेंट हायर नहीं किया। वर्कर ए डिड नॉट रिटर्न टू वर्क फॉर अ 6 मंथ। यानी कि जो वर्कर ए था वो उसके बाद 6 महीने तक जो है ना वो वापस नहीं आया। वर्कर ए डिड नॉट रिटर्न टू वर्क फॉर अ 6 मंथ। सही है। वर्कर ए फाइल्ड अ क्लेम अगेंस्ट शॉप एज अ रिजल्ट द स्टोर वाज ऑर्डर टू पे सब्सटेंशियल इन कंसेशन। यानी वर्कर ए ने उसके अगेंस्ट एक केस फाइल किया जिसके नतीजे में स्टोर
द स्टोर वाज ऑर्डर्ड, जिसकी वजह से स्टोर को यानी क्विक शॉप को जो है ना सब्सटीट्यूशनल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन पे करना पड़े। सही है, क्योंकि यूजुअली अगर आपने कोर्स पढ़ा होगा तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होगा। सही है, तो ये थी हमारे पास सिनेरियो। होप कि आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में बनाएंगे। ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जब तक आप सिनेरियो को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करते तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है क्लोजिंग इंटरव्यू में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए।